हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के दिन दुनिया भर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज मनाए जा रहे हैं, एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और दूसरा वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य है छोटे छोटे बच्चों और स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ एक फिट और हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकें। वहीं पर वर्ल्ड अस्थमा डे को बनाने के पीछे का उद्देश्य है अस्थमा को लेकर दुनिया के सभी लोगों में जागरूकता फैलाना। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि फैमिली हिस्ट्री, एलर्जीज, डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन और फ्यूम्स के कारण होने वाली कई सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से तो अस्थमा होता ही है, लेकिन कई बार बचपन में ज्यादा मोटापा, स्मोकिंग या फिर ज्यादा स्ट्रेस के कारण भी अस्थमा की शिकायत हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आज के दिन भारत के लोग रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी मना रहे हैं। 7 मई 1861 के दिन ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था और आगे चलकर उनके द्वारा कंपोज किए गए सॉन्ग जन गण मन के हिंदी वर्जन को साल 1950 में भारत ने अपना नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान चुना था। इवन बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के कई सारे स्टूडेंट्स हर साल स्टूडेंट वीजा के ऊपर बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं और वहां जाकर इस स्टूडेंट वीजा को धीरे धीरे वर्क वीजा में कन्वर्ट करते हैं। भारत से गए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट्स को आपस में शेयर करते हैं और एक ही घर के अंदर वहां पर 4-5 स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं और जो भी रेंट और बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी आपस में बांट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी इसी तरह से कुछ भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर एक साथ एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उनके बीच आपस में रेंट को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाता है, यानी घर के किराए को लेकर वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं और ये झगड़ा एक दिन हाथापाई तक पहुंच जाता है, जिस दौरान वहां पर 2 गुट बन जाते हैं और दोनों ही दोस्तों के गुट एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। इस बीच क्या होता है कि 22 साल का नवजीत संधू लड़ाई कर रहे दोस्तों के बीच बचाव करने की कोशिश करता है और उसी दौरान उसकी हत्या हो जाती है, क्योंकि सामने वाले कुछ दोस्त उसके ऊपर चाकू से हमला कर लेते हैं। इसी के साथ नवजीत संधू जिसकी मृत्यु हुई है उसी का दोस्त बुरी रूप से घायल भी हुआ है। अब ये घटना बताई जा रही है सैटरडे की, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले की। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न पुलिस ने इस चीज की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाकी के इंडियन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, जबकि भारत में नवजीत संधू की फैमिली ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि उनके बेटे का शव ऑस्ट्रेलिया से जल्द भारत लाया जाए। आप सोचिए कि कुछ डॉलर्स के चक्कर में एक 22 साल के स्टूडेंट की वहां पर हत्या हो गई है और वो भी की उसी के एक भारतीय स्टूडेंट दोस्त हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने खतरा जताया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एटम बम मार देगा। कुछ दिन पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट में बोला था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके बहुत ही जल्द भारत का हो जाएगा और भारत के साथ जुड़ जाएगा। इसी के ऊपर कमेंट करते हुए पिछले कल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पीओके को वो ले आएंगे तो फिर ले आए, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। लेकिन एक बात याद रखना, सामने से पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी एटम बम है यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स है और दुख की बात है कि वो हमारे ऊपर ही गिरेगा, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ही गिरेगा। वैसे लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस फारूक अब्दुल्ला के सर के ऊपर चढ़ गए हैं। देश में इलेक्शंस का माहौल है, इसलिए फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की तरफदारी करते दिखाई दे रहे हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। दरअसल भारत से कुछ लोग जॉब्स की तलाश में ईरान गए थे और वहां पर एक फिशिंग वेसल बोट के ऊपर उनको काम मिल गया था, यानी ईरान जाकर वो बोट के ऊपर मछलियां पकड़ने का काम करते थे। स्टार्टिंग में तो चलो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ईरान के बोट ऑनर ने भारत के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी फिशिंग बोट के मालिक ने इन भारतीय कर्मचारियों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। इनको टाइम के ऊपर सैलरी ना देना, इनके साथ अच्छा बर्ताव ना करना, गाली गलौज करना और रोज रोज तंग करना। अब ये भारतीय वर्कर्स बोट ओनर को बिना बताए एयरपोर्ट के रास्ते ईरान से भारत तो आ नहीं सकते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स बोट ओनर के पास ही थे। इसलिए ईरान में लगातार ये सब फेस करने के बाद ये 6 भारतीय लोगों का ये ग्रुप मछली पकड़ने वाली बोट के ऊपर ही सवार होकर ईरान से सीधा इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाता है और फिर वहां से भारत के वाटर्स में एंटर हो जाता है। अब जैसे ये 6 इंडियंस की बोट भारत के केरला के तट के पास पहुंचती है, इनको इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रैक कर लेती है और इनको तुरंत ही हिरासत में लेकर इनके साथ पूछताछ होती है। उसी दौरान ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि ईरान में इनके साथ क्या क्या हुआ। अब सिक्योरिटी एजेंसीज क्योंकि इनकी स्टोरी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए बोट को सीज करके इन 6 भारतीय लोगों को कोची में ले जाया गया है और एजेंसीज इनसे अभी भी पूछताछ कर रही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंडियंस स्मगलिंग करके भारत की सीमा के अंदर कुछ लाने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी और इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा। आज की 4th अपडेट आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर को लेकर। दरअसल पिछले कल हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन तो भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको दुनिया के सभी देश किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहते हैं, तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर जल्द मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो भारत को जल्दी परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर। अगले साल 2025 के फरवरी से मार्च महीने के बीच पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, जिसके लिए अब मात्र 8 से 9 महीने का समय बचा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा था कि भारत की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी और बीसीसीआई इसके लिए मान गया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि भारत की टीम अपने सभी मैचेस एक ही वेन्यू लाहौर में खेलने को राजी हो गई है, ताकि भारतीय टीम को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और सिक्योरिटी का भी कोई भी मसला खड़ा ना हो। पाकिस्तान की मीडिया में पिछले 2-3 दिन से इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स भी आए, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग लगातार खुशी मना रहे थे कि फाइनली पाकिस्तान की जीत हुई। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ये खुशी 24 घंटे भी टिक नहीं पाई है, क्योंकि पिछले ही कल बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला सर ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना है या फिर नहीं, ये वो नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल पाकिस्तान भेजना है या फिर नहीं। इसके ऊपर बीसीसीआई का कोई भी फैसला नहीं चलेगा। वैसे आप क्या चाहते हैं कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और कश्मीर से संबंधित। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान ने बाकी सभी 57 मुस्लिम देशों से कश्मीर मुद्दे के ऊपर मदद की गुहार लगाई है। इस समय अफ्रीकन देश गाम्बिया में OIC की मीटिंग चल रही है। वहीं पर पाकिस्तान ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सभी देशों से कहा कि वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का साथ दें और कश्मीरी लोगों के ऊपर आज की डेट में जो भारत की सरकार अत्याचार कर रही है उसके ऊपर सभी मुस्लिम देश यूनाइट होकर एक साथ आकर आवाज उठाएं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में लोकतंत्र का गला घोंट रही है, मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे में भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि हुर्रियत के जितने भी नेता आज की डेट में जेलों में बंद हैं उनको रिलीज किया जाए और आर्टिकल 370 और 35A जो कि भारत की सरकार के यूनिलैटरल फैसले थे, एक तरफा फैसले थे, इनको दोबारा लागू किया जाए। अब गाजा के ऊपर इन सब मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर झंडे झुला दिए, अब ये कश्मीर के ऊपर एकता दिखाएंगे। खैर, आज की 7th अपडेट आ रही है IMF और पाकिस्तान को लेकर। इन दिनों IMF पाकिस्तान के ऊपर काफी मेहरबान है। दरअसल पिछले कल IMF ने घोषणा की है कि एक नए लोन पैकेज के ऊपर बात करने के लिए वो अपनी टीम को इसी महीने पाकिस्तान भेजेंगे। IMF का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान की सरकार के रिफॉर्म से खुश हुए तो वो पाकिस्तान को $3 बिलियन का एक नया पैकेज देंगे। यानी इमरान खान के जाते ही IMF अचानक से पाकिस्तान के ऊपर खुलकर पैसे लुटा रहा है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसके पीछे का कारण है अमेरिका। इमरान खान क्योंकि रशिया को सपोर्ट करते थे, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी से कहकर इमरान खान को गवर्नमेंट से बाहर किया और अब बदले में अमेरिका IMF के थ्रू पाकिस्तान को फ्री में फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो भारत को ये पसंद नहीं होगा। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल से। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अल जजीरा को बैन करने के ठीक एक दिन के अंदर ही इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल जजीरा के ऑफिस में रेड्स मारी, उनके सभी कैमरा इक्विपमेंट को वहां पर तोड़ दिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेमिसेस के अंदर अल जजीरा के जितने भी इक्विपमेंट थे उनको कस्टडी में लेकर अपने साथ ले लिया, जिसको लेकर दुनिया के कई सारे देशों में इजराइल की आलोचना स्टार्ट हो गई है और कहा जा रहा है कि इजराइल प्रेस को दबा रहा है। आज की 9th अपडेट आ रही है गोल्ड प्राइसेस को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से भारत में भी सोने की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही है। अब ये चीज अकेले भारत में नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया भर में ये देखा जा रहा है। अब इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें इतनी तेजी से इसलिए बढ़ते जा रही हैं क्योंकि चाइना में दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो वहाँ के लोगों में गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाइनीज लोग गोल्ड की ज्वेलरी आजकल ज्यादा परचेज कर रहे हैं, और दूसरा तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने US डॉलर रिजर्व्स को धीरे धीरे रिलीज करके उसको गोल्ड रिजर्व से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि चाइना के सेंट्रल बैंक भी अब गोल्ड प्रोक्योर करते जा रहे हैं। अब चाइना को छोटा मोटा देश तो है नहीं, चाइना की 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, इसलिए इसका असर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के ऊपर भी पड़ रहा है। आज की 10th अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी की एक कैंपेन वीडियो को लेकर।
कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम एक ही पार्टी की वीडियो दिखाते हैं। ऐसे में पिछले कल कांग्रेस पार्टी ने भी एक कैंपेन वीडियो जारी किया जो कि हमको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको कांग्रेस का ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। पीछे हट। और अब आखिरी बॉल डालेंगे 56 इंच की छाती वाले दुनिया के सबसे तेज फेंकू सॉरी बॉलर। एक गेंद और 6 रन की आवश्यकता। गेंदबाज ने फेंका गेंद और ये गेंद हवा में, खिलाड़ी कैच लेने के लिए दौड़ रहे हैं। देखते हैं कैच हो गया, सिक्स। सबकी निगाहें अंपायर की ओर। आप तो खेल गए सर। ऐसा ही गेम हमारे देश में भी चल रहा है। डरा कर धमका कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना हो तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, कांग्रेस को वोट करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।